हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाहिद अंसारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि एनजीओ को फंड कैसे मिलेगा। ये प्रीवियस वीडियो था। इसके अलावा मैंने आपको बोला था कि हम इस वीडियो का सेकंड पार्ट बनाएंगे, तो लीजिए आज हम सब आपके सामने हाजिर हैं सेकंड वीडियो लेकर, यानी एनजीओ को फंड कैसे मिलेगा पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने समझा था कि किस तरीके का नोटिस गवर्नमेंट ने निकाला है और आपको क्या करना चाहिए, कौन से लिंक पे अप्लाई करना है, कहाँ आपको फाइल करना है। आज हम उसका थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके से उसका प्रपोजल बनाना है और कौन कौन से फील्ड में बनाना है और किस तरीके से वो फाइल होगा। तो वीडियो चालू करने से पहले जल्दी से मेरा प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक का बटन दबाइए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि आपको मेरे चैनल के आने वाले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों, आपके सामने है आरएफपी, जो भी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने जो आरएफपी निकाला है, यानी डिटेल गाइडलाइंस निकाला है कि प्रपोजल किस तरीके से फाइल करते हैं, वो इस समय आपके स्क्रीन पर है। तो हम ये चीज देखते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पूरी की पूरी गाइडलाइन है। यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रांट इन एड टू वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। उन लोगों के लिए हैं जो ये वेलफेयर के लिए शेड्यूल्ड ट्राइब्स में काम कर रहे हैं। आगे चलते हैं हम थोड़ा सा, इसमें पूरा का पूरा एक इंडेक्स दिया हुआ है। यहाँ पर इंडेक्स में आप देख सकते हैं बैकग्राउंड, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द स्कीम, फंडिंग पैटर्न, एलिजिबिलिटी कंडीशन, ऑनलाइन ग्रांट मैनेजमेंट ट्रैकिंग, ये बहुत सारा पूरा का पूरा है। हम इस जो भी पूरी गाइडलाइन है, इसमें जो मेन टॉपिक है वही चीज़ कवर करने वाले हैं और सारा का सारा हम लोग नहीं पढ़ते क्योंकि बहुत सारा इसमें ज्ञान भी होता है कि कब कौन सा डाटा है, कहाँ से डाटा लिया है, कैसे लिया है, इसकी ज़रूरत क्या है, तो वो बहुत सारा ज्ञान होता है इसमें। तो वो हम लोग इतनी ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं जाएंगे। जो मेन पेजेस हैं, जो मेन चेक पॉइंट्स हैं, जो हमें प्रपोजल फाइल करते टाइम ध्यान में रखना चाहिए, वो हम लोग इस वीडियो में आज कवर करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है, आपको वीडियो एंड तक देखना है पूरा कि किस तरीके से पूरा प्रपोजल फाइल होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा इसमें पूरा गाइडलाइन में हम देखते हैं। इनिशियल लेवल पर आपको यहाँ पर बैकग्राउंड दिखेगा। बैकग्राउंड में बताया हुआ है कि टोटल पॉपुलेशन जो है इंडिया की वो 8.6% है और वो उन्होंने डाटा सेंसस 2011 से लिया हुआ है। और आगे आप इसको पढ़ सकते हैं जस्ट फॉर नॉलेज, अगर आप पढ़ना चाहें इसको तो पढ़ सकते हैं, है ना। फॉर द सेक ऑफ प्रपोजल ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे हम लोग चलते हैं। तो आगे जो है वो यहाँ पर बताया हुआ है। इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूँ कि सेक्टर वाइज आप किस सेक्टर में ये काम करना चाहते हैं या किस सेक्टर में आप ग्रांट लेना चाहते हैं, वो यहाँ पर दिया हुआ है। और ये 3 से 4 तरीके के हैं, हम लोग देख लेते हैं एक बार। सबसे पहला जो है वो एजुकेशन का है। अगर हम एजुकेशन बेस पर अगर हम देखना चाहते हैं तो ये कैटेगरी ऑफ प्रोजेक्ट्स है। 3 तरीके के इन्होंने बेसिकली जो है प्रोजेक्ट्स बताए, प्रोजेक्ट की कैटेगरी बताई है। तो फर्स्ट कैटेगरी जो है वो है एजुकेशन में रनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ नॉन रेजिडेंशियल रेजिडेंशियल स्कूल्स और हॉस्टल, या तो आप उनको चला सकते हैं या उनके मेंटेनेंस के लिए आप फंड ले सकते हैं, या तो नॉन रेजिडेंशियल स्कूल या रेजिडेंशियल स्कूल्स या फिर हॉस्टल। ऐसे हॉस्टल या ऐसे स्कूल्स जो सिर्फ एसटी के लिए चलते हैं, उन लोगों के लिए आप ये वाला प्रोजेक्ट जो है वो लगा सकते हैं। दूसरा है स्पॉन्सरिंग ट्राइबल गर्ल्स, यानी ट्राइबल गर्ल्स को आप स्पॉन्सर कर सकते हैं। कौन कौन से रीजन की? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, जैसे आसाम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप, ये सारे के आप क्या कर सकते हैं, इनको स्पॉन्सर कर सकते हैं, जो भी ट्राइबल में रहने वाली गर्ल्स होती हैं। आगे हम देखें तो दूसरा जो हमारा है कैटेगरी प्रोजेक्ट की, वो है हेल्थ। अगर आप हेल्थ सेक्टर में ये प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं और फंड चाहते हैं तो आइए एक बार देखते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है। तीसरा है रनिंग मेंटेनेंस ऑफ हॉस्पिटल डिस्पेंसरी विद 10 और मोर बेड्स। या तो आप हॉस्पिटल चलाना चाहते हो या हॉस्पिटल का आप मेंटेनेंस कराना चाहते हो या डिस्पेंसरी पे कराना चाहते हो, तो जो भी हॉस्पिटल होगा या डिस्पेंसरी होगी वो 10 से ज़्यादा बेड का होना चाहिए। तो उसके लिए भी आप ग्रांट ले सकते हैं इस मिनिस्ट्री से। इसके अलावा चौथा हमारा पॉइंट है मोबाइल डिस्पेंसरी का। अगर आप मोबाइल डिस्पेंसरी जो है वो चलाना चाहते हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी कैटेगरी है हमारी लाइवलीहुड, enhancement of livelihood and income generation opportunities through infrastructure support and capacity building in the sector like agriculture, fishery, dairy and animal husbandry, वाटर कंजर्वेशन, ऑर्गेनिक नेचुरल फार्मिंग। अगर आप रेजिडेंशियल सेंटर चलाते हैं और कुछ ट्रेनिंग देते हैं तो आपके लिए थर्ड वाला पॉइंट है, जहां पर एक इनकम जनरेशन और अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराने वाली ट्रेनिंग दी जाएगी। और वो किस किस फील्ड में दी जाएगी? एग्रीकल्चर, फिशरी, डायरी मैनेजमेंट, एनिमल हस्बेंड्री, वाटर कंजर्वेशन, ऑर्गेनिक नेचर फार्मिंग। तो हमारे पास बेसिकली जो है वो ये 3 कोस्ट कैटेगरी है और इन 3 कोस्ट कैटेगरी में से आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा प्रोजेक्ट लगाना है, कौन से कैटेगरी
कैटेगरी में बनाना है। ध्यान रखें जिस भी कैटेगरी में आप लगाएंगे उसका पास्ट एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए और प्रपोजल में लगाने के लिए चीजें आपके पास होना चाहिए। जैसे कि सपोज करें एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, अगर आप मोबाइल डिस्पेंसरी में आप लगाना चाहते हैं तो आपको उसका अनुभव होना चाहिए कि आप मोबाइल डिस्पेंसरी किस तरीके से लगाएंगे। आपके पास कुछ सर्टिफिकेट्स या कुछ भी उसमें होना चाहिए कि आपने पहले भी ये किया हुआ है, पास्ट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स होना चाहिए कि भाई किसी कंपनी के साथ टाई अप होकर किया है, किस तरीके से आपने सेटअप किया है, कहीं से आपको ग्रांट मिली है और ग्रांट मिली है तो उसके प्रूफ भी उसमें लगाने पड़ेंगे। तो इस तरीके से आप अपना जो है कैटेगरी जो है प्रोजेक्ट्स का वो आप डिसाइड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं आगे हम देखते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस। एलिजिबिलिटी कंडीशंस हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन एलिजिबल नहीं है। सबसे पहला पॉइंट है एप्लीकेंट ऑर्गेनाइजेशन जो भी एनजीओ है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए इस रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 स्टेट सोसाइटी रजिस्ट्रेशन पब्लिक ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन ईदर अंडर स्टेच्यू और एज ए सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट। तो इसमें जो है आपका जो भी एनजीओ है या वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है वो इस एक्ट में रजिस्टर्ड होना चाहिए। सेकंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि जो भी हमारा जो एप्लीकेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी आप जिससे ही फाइल कर रहे हैं, वो आपकी आईडी NGOdarpan.gov.in पर भी बनी होनी चाहिए। अगर किसी की नहीं है तो वो मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकता है कि एनजीओ दर्पण पर किस तरीके से फाइल करना होता है और किस तरीके से वहां पर रजिस्ट्रेशन होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 3 इयर्स इन रनिंग एक्टिविटीज सिमिलर साइज। तीसरा जो एलिजिबिलिटी है हमारे पास तो उसमें यह है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो भी प्रोजेक्ट कैटेगरी आप उठा रहे हो उस कैटेगरी में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है द ऑर्गेनाइजेशन मेकिंग इंग्लिश फॉर सीकिंग ग्रांट्स वुड बी इटसेल्फ इंप्लीमेंट द प्रोजेक्ट विदाउट पासिंग द ग्रांट्स टू एनी डिफरेंट एंटिटी। इसमें चौथा पॉइंट ये लिखा हुआ है कि आपको खुद ही फंड्स यूटिलाइज करने हैं, ये फंड्स किसी को ट्रांसफर नहीं करना है और प्रोजेक्ट भी खुद को ही आपको एग्जीक्यूट करना है। तो देखिए इस तरीके की जो चीजें हैं वो यहाँ पर एलिजिबिलिटी कंडीशंस में दी हुई हैं, तो आप इसको एक बार देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और सारी चीजें जो है वो समझ सकते हैं, इनको पेन डाउन कर सकते हैं। इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स भी लिखे हुए हैं कि भाई आपके पास आधार लिंक बैंक अकाउंट होना चाहिए, पैन टैन होना चाहिए आपके पास, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपकी रजिस्ट्रेशन जो संस्थान है वो 12 में आपकी रजिस्टर्ड होना चाहिए। ये एक एलिजिबिलिटी है जो सभी के पास नहीं होती है। जो लोग भी जिनके पास भी अपनी संस्था 12 में रजिस्टर्ड है तो वही लोग इसमें काम कर सकते हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर लिखी हुई हैं और आगे चलते हैं हम देखते हैं। तो ये कुछ एलिजिबिलिटी है जो आप इनको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो पेज है वो है ऑनलाइन ग्रांट मैनेजमेंट एंड ट्रैकिंग सिस्टम फॉर एनजीओ। उसके लिए मैं आपको जो प्रीवियस वीडियो जो एनजीओ का जो हमने बनाया था नोटिस वाला आया था उसमें भी साफ साफ बताया हुआ था कि आपको जो ये सारी चीज़ें करनी है वो इस पोर्टल पर करनी है। यहाँ पर वो इस पोर्टल से चलेगा जो ये यहाँ पर लिखा हुआ है www.ngo.tribal.gov.in। तो इस पोर्टल पर जाकर